दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ऊतक टिश्यूज के सारे क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों जंतु ऊतक के सारे क्वेश्चन, एनिमल टिश्यूज के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पशु शरीर में उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या है? दोस्तों पशु शरीर में उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य होता है आवरण और सुरक्षा। क्या होता है? आवरण और सुरक्षा जो है ये पशु शरीर में उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य है। दोस्तों पशु या जंतु शरीर में उपकला ऊतक का प्राथमिक कार्य शरीर की सुरक्षा करना है। यह शरीर की बाहरी सतहों और आंतरिक अंगों को ढकने, आवरण के साथ साथ स्त्राव, अवशोषण और निस्पंदन छानने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊतक मुख की अस्तर को कवर करता है? तो दोस्तों मुख की अस्तर को कवर करता है हमारा सल्की उपकला। सल्की उपकला ऊतक जो है दोस्तों ये मुख की अस्तर को कवर करता है। दोस्तों सल्की उपकला ऊतक मुख की अस्तर को कवर करता है। सल्की उपकला ऊतक की कोशिकाएं पतली, सपाट और चपटी होती है, जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक झिल्ली का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक झिल्ली का। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊतक मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना ऊतक होता है दोस्तों हमारा तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक? तंत्रिका ऊतक जो है ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है। दोस्तों तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बना होता है। तंत्रिका ऊतक शरीर के विभिन्न भागों के मध्य सूचना और आवेगों को प्रसारित करने के लिए विशिष्ट होता है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का केंद्र है, जहां सूचनाओं की प्रोसेसिंग होती है और निर्णय लेने लिए जाते हैं। मेरुरज्जु की बात करें तो मेरुरज्जु मस्तिष्क से शरीर के अन्य हिस्सों तक सूचनाओं को प्रसारित करने में मदद करता है। कौन? मेरुरज्जु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयोजी ऊतक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं, ये सही कथन है दोस्तों। कंडरा टेंडन्स पेशियों को अस्थि से जोड़ते हैं, ये भी सत्य कथन है। अवकाशी संयोजी ऊतक त्वचा और पेशियों के बीच पाया जाता है, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। वसा संग्रहित करने वाला वसा ऊतक त्वचा के ऊपर पाया जाता है, यही हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों वसा भंडारण करने वाले वसा ऊतक मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, ना कि ऊपर, जिसे अंतः त्वची परत या हाइपोडर्मिस कहते हैं। वसामय ऊतक एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, जो कि मुख्य रूप से वसा कोशिकाओं एडिपोसाइट्स से बना होता है। वसामय ऊतक त्वचा के नीचे अंगों के आसपास और अस्थि मज्जा में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? त्वचा के नीचे अंगों के आसपास और अस्थि मज्जा में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई क्रिया या गतिविधि की जानी जब कोई क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो जानवरों में कौन सा ऊतक अंतिम कार्य करेगा? जब दोस्तों क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो जानवरों में जो है पेशी ऊतक जो है अंतिम कार्य करेगा। कौन सा ऊतक? पेशी ऊतक। दोस्तों जानवरों में पेशी ऊतक किसी क्रिया या गतिविधि को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार होता है। पेशी ऊतक विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कंकाल का पेशी ऊतक, चिकनी पेशी ऊतक तथा हृदय का पेशी ऊतक। मांसपेशियों में प्रतिवर्ती क्रिया होती है दोस्तों, लेकिन ये सचेत नियंत्रण का भी जवाब दे सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा अंग स्तरित सल्की एपिथेलियम से बना होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है, तो ये बना होता है हमारा त्वचा। कौन सा? त्वचा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें त्वचा के बारे में तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, जो कि स्तरित सल्की एपिथेलियम से बना होता है। स्तरित सल्की एपिथेलियम एक प्रकार का उपकला ऊतक है दोस्तों, और यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है संघिक स्तरित सल्की एपिथेलियम और एक होता है असंघिक स्तरित सल्की एपिथेलियम। इनका मुख्य कार्य अंगों का आच्छादन कर उनकी सुरक्षा करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत सारे तंत्रिका रेशे डैश के कारण के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। दोस्तों बहुत सारे तंत्रिका रेशे जो है संयोजी ऊतक के द्वारा, किसके द्वारा? संयोजी ऊतक के द्वारा जो है एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। दोस्तों बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। शरीर के लगभग हर अंग में पाए जाने वाले संयोजी ऊतक के कार्य निम्न है। क्या क्या है? शरीर के अंगों को जोड़े रखना, शरीर के अंगों को स्थिर रखना, शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करना और शरीर को आकार एवं लचीला प्रदान करना। ये जो है संयोजी ऊतक के पाए जाने क्या है? कार्य है। लगभग हर अंग में पाए जाने वाले संयोजी ऊतक के कार्य है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों में से पेशी ऊतक के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पे गलत कथन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, पेशी ऊतक घनाकार कोशिकाओं से बने होते हैं, यही हमारा गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, बाकी के तीनों जो कथन है वो क्या है? हमारे सत्य कथन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे मांसपेशी ऊतक भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में गति प्रदान करते हैं। ये ऊतक संकुचनशील प्रोटीन से बने होते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती है। किसमें देखने पर? सूक्ष्मदर्शी में देखने पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा एपिथेलियमी ऊतकों का एक कार्य है? तो दोस्तों एपिथेलियमी ऊतकों का कार्य है सुरक्षा। क्या है? सुरक्षा करना। दोस्तों एपिथेलियमी ऊतकों का कार्य शरीर के द्वारपाल के रूप में कार्य करती है, ठीक है, जो कि इसके सतह पर पदार्थों के चयनात्मक स्थानांतरण की अनुमति देकर पारगम्यता को नियंत्रित करता है। उपकला ऊतक भ्रूण के परतों एंडोडर्म, मेसोडर्म तथा एक्टोडर्म से विकसित होती है एवं त्वचा की बाहरी परत बनाने, पोषक पदार्थों के अवशोषण आदि प्रयोग कार्यों में भूमिका निभाता है। कौन सा? उपकला ऊतक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रैकिट। वाहिनिका को छोड़कर बाकी सभी क्या है? संयोजी ऊतक के उदाहरण है। कौन कौन से? अस्थि, उपास्थि और रक्त, ये क्या है? संयोजी ऊतक है। दोस्तों संयोजी ऊतक प्रोटीन युक्त ऊतक होते हैं जो शरीर के अंगों और दूसरे हिस्सों को सहारा देते हैं। हड्डी, उपास्थि, वसा, रक्त, लसिका, टेंडन, लिगामेंट, अस्थिमज्जा आदि जो है ये संयोजी ऊतक के उदाहरण है। जबकि वाहिनिका, ट्रैकिट जो है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो ये है हमारा दोस्तों मांसपेशी ऊतक। मांसपेशी ऊतक जो है दोस्तों ये हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों मांसपेशी ऊतक हमारे शरीर की गति के लिए जिम्मेदार है। मांसपेशियां ऊतक प्रमुख ऊतक प्रकारों में से एक है। यह शरीर के अंगों की गति और गर्मी पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊतक संरचना और कार्य में कैसे होते हैं? समान होते हैं और एक समान कोशिकाओं का एक समूह होता है दोस्तों हमारा कौन सा? ऊतक। पेशी ऊतकों में लंबी कोशिकाएं होती है जिन्हें पेशी तंतु भी हम कहते हैं। इनमें विशेष प्रोटीन होती है जिन्हें संकुचनशील प्रोटीन कहा जाता है और जो गति करने का कारण बनता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न विशेषताओं में से कौन सी एपिथेलियमी ऊतक की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग किया जाता है। यही ऊतक की विशेषता नहीं है। ठीक है, एपिथेलियमी ऊतक की। दोस्तों उपकला ऊतक कोशिकाओं से बना एक झिल्लीदार ऊतक है। दोस्तों जो उपकला ऊतक होता है ये कोशिकाओं से बना एक झिल्लीदार ऊतक है जो पूरे शरीर में विभिन्न सतहों और स्तरों का निर्माण करते हैं। उपकला ऊतक शारीरिक संरचनाओं जैसे त्वचा या आंतों की परत की सतह पर एक प्रकार के ऊतक होते हैं। इनमें कोई अंतर कोशिक स्थान नहीं होता है तथा यह एक दूसरे से कैसे होते हैं? सटे होते हैं। ये शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं को ढकते हैं अतः विकल्प डी क्या है हमारा? गलत है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण जो है दोस्तों ये उपकला ऊतक करता है। कौन सा ऊतक करता है? उपकला ऊतक। उपकला ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। यह शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक हम कहते हैं। शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक की क्या कहलाते हैं? उपकला ऊतक कहलाते हैं, एपिथेलियम टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो मानव शरीर के संचरण के लिए जो उत्तरदायी है वो है हमारा कौन सा? तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन, ऑप्शन नंबर बी वाला। मानव शरीर के संचरण के लिए मुख्यतः तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन उत्तरदायी होता है। पेशी ऊतक पेशियों का निर्माण करते हैं। इनमें संकुचन की क्षमता पाई जाती है। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है दोस्तों? तो हड्डी जो है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है। किसका? संयोजी ऊतक का। अस्थि या हड्डी ऊतक एक ठोस, दृढ़ एवं मजबूत संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ना, अंगों एवं शरीर को आकार देना तथा उसे बनाए रखना है। किसका कार्य? संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो दोस्तों ये ऊतक है हमारा एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक जो है ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। दोस्तों एरियोलर ऊतक जो है अंग के अंदर रिक्त स्थान को भरता है, आंतरिक अंगों की सहायता करता है और ऊतकों को ठीक करता है। ये संयोजी ऊतक मांसपेशियों और त्वचा के बीच, नसों और रक्त वाहिकाओं के आसपास और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। कौन से ऊतक? एरियोलर ऊतक। दोस्तों ये कैसा ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है दोस्तों ना। इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं और रेशे होते हैं इसमें एरियोलर ऊतक में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विशेष जंतु ऊतक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। पहला है यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है। बी है यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है। सी है यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। तो दोस्तों ये कौन सा ऊतक है हमारा? ये है हमारा अवकाशी ऊतक। कौन सा ऊतक है? अवकाशी ऊतक जो है यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है और यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। दोस्तों एरियोलर ऊतक जो था वही अवकाशी ऊतक है। ठीक है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? दोस्तों हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक है हमारा कौन सा? एडिपोज ऊतक।
एडिपोज ऊतक जो है ये वसा संचायक ऊतक है। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। वसा ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एरियोलर और एक होता है एडिपोज। तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊतक क्या होता है दोस्तों? ऊतक जो है, ऊतक क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, ऊतक कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊतक कहलाती है। तो दोस्तों ऊतक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य प्रायः समान होते हैं। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को हम क्या बोलते हैं? ऊतक कहते हैं। इसके अध्ययन को ऊतक विज्ञान या औतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान या फिर औतिकी। बात करें सॉरी दोस्तों, बात करें दोस्तों जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू के बारे में, तो कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्न 4 प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। तो जंतु ऊतक कौन कौन से हैं? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक जो है ये जंतु ऊतक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, इन्हें हम कहते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं? उन्हें हम ऊतक कहते हैं। दोस्तों कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति तथा परिवर्धन, विकास की दृष्टि में समान होती है, ऊतक कहलाता है। ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का निर्माण करते हैं। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी या फिर ऊतक विज्ञान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण है। दोस्तों रक्त और हड्डियां जो है ये संयोजी ऊतक के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? संयोजी ऊतक के। दोस्तों किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एवं कार्य क्या होते हैं? समान होते हैं। वे एक विशेष कार्य को करती है, ठीक है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण है। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। कौन से? जंतु के शरीर के जो ढकते हैं और बाह्य रक्षा प्रदान करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियम ऊतक। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। तो संयोजी ऊतक कौन सा है दोस्तों? तो हड्डी जो है ये संयोजी ऊतक है। कौन सा? हड्डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? दोस्तों संयोजी ऊतक हो जाएगा हमारा हड्डी, ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुंह की परत डैश से बनी होती है। दोस्तों मुंह की परत जो है ये बनी होती है पपड़ीदार उपकला स्क्वेमस एपिथेलियम से। किससे? पपड़ीदार उपकला स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है मुंह की परत। दोस्तों एपिथेलियम उपकला ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? घनाकार उपकला, क्यूबोडाइल एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला, पपड़ीदार उपकला तथा स्तंभाकार उपकला की बनी होती है, ठीक है। जिसमें से पपड़ीदार उपकला त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मुख, गुहा, जीवा, ग्रासनली तथा आहार नाल के स्तर बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर में कई अंग है, निम्न में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो दोस्तों त्वचा जो होती है हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यह शरीर की बाह्य आवरण होती है, जिसे एपिडर्मिस हम कहते हैं। त्वचा जो है उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है। दोस्तों त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो बनता है वो बनता है वसा ऊतक। कौन सा ऊतक बनता है? वसा ऊतक बनता है। दोस्तों संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारी पदार्थ से शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए वसा ऊतक शिथिल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर इस ऊतक में संग्रहित किए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। तो अभी हमने बताया स्त्रीकृत स्क्वेमस एपिथेलियम जो है ये हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। दोस्तों कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कूपिका, जहां पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहां पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती है। इनको हम स्त्रीकृत सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल स्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा के लिए एपिथेलियमी कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। क्योंकि दोस्तों ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है, इसलिए एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हम कहते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
डैश ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। तो दोस्तों मैट्रिक्स किस में होते हैं? तो ये होते हैं संयोजी ऊतक में। संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। दोस्तों जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला होता है। संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक की एक कोमल से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसी ऊतक तथा रक्त सम्मिलित है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिसे कोलेजन या इलास्टिन हम कहते हैं। दोस्तों रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतक की कोशिका जो है संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती है, जिसे हम कोलेजन या फिर इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है, जो कोशिका और तंतु के बीच जमा होकर आधात्री मैट्रिक्स का कार्य करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों जो पेशी ऊतक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं से बना होता है जो समानांतर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है जिसे पेशी तंतु कहते हैं। सामान्यतः शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है रेखित पेशी, एक होता है अरेखित पेशी और एक होता है हृदय पेशी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। दोस्तों मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत हम इसे क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं इसे हम? एपिडर्मिस हम बोलते हैं। एक्स्ट्रा फिफ्थ में हमने आपको इसको बताया भी था। दोस्तों मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाती है। यह त्वचा की स्तरित उपकला स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की कई परतों से मिलकर बनती है। यह शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई की होती है। बाह्य त्वचा में कोशिकाओं की आकृति 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है सल्की परत, एक होती है स्वच्छ परत, एक होती है कनिकामय परत और एक होती है प्राहुई या अंकुरत परत। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो एपिडर्मिस जो है इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से संयोजी ऊतक नहीं है दोस्तों, तो तंत्रिका कोशिका जो है दोस्तों ये संयोजी ऊतक नहीं है। उपास्थि, अस्थि और रक्त जो है ये संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। दोस्तों कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है हमारा उपकला ऊतक, एक होता है संयोजी ऊतक, एक होता है पेशी ऊतक और एक होता है हमारा तंत्रिका ऊतक। अस्थि, उपास्थि तथा रक्त जो है ये संयोजी ऊतक है, जबकि तंत्रिका कोशिका जो है ये तंत्रिका ऊतक का भाग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? तो दोस्तों ये बनती है अधिचर्म कोशिका से। किससे? अधिचर्म कोशिका से कोशिका त्वचा बनती है। ठीक है, बाह्य त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और उप त्वचा द्वारा आकृत होती है। उप त्वचा क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है जो उप त्वचा या अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा स्रावित की जाती है। उप त्वचा की कोशिकाएं दीर्घित तथा चपटी होती है। इसमें कोई अंतराकोश की अवकाश नहीं होता है। इनके अतिरिक्त भीतरी अवयव मृदुतक कोशिकाओं के समान होती है। किसके समान होती है? भीतरी अवयव मृदुतक कोशिकाओं के समान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? तो दोस्तों ये ऊतक है हमारे एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक के प्रकार जो है ये ग्रंथियां बनाते हैं। दोस्तों जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को हम उपकला ऊतक एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी उपकला ऊतक से बने होते हैं। घनाकार उपकला ऊतक वृक्कीय नली तथा लाल ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कौन सा? घनाकार उपकला ऊतक। ये उपकला कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती है, जो उपकला ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती है। कभी कभी उपकला ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है। उन्हें ग्रंथिल उपकला हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रंथिल उपकला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है? दोस्तों हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं जो है ये संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? संयोजी ऊतकों में। दोस्तों हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं संयोजी ऊतकों में पाई जाती है। प्राणियों के संयोजी ऊतकों में मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतुकोरक जो तंतु को जन्म देता है, महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती है जो हिस्टामिन का क्या करती है? स्रावन करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अवकाश ऊतक एरियोलर टिश्यू डैश के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है। दोस्तों अवकाशोतक एरियोलर टिश्यू जो है ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच में एक पूरक ऊतक का काम करता है। कौन सा? एरियोलर टिश्यू। दोस्तों अवकाशी ऊतक शरीर में दूसरे संयोजी ऊतकों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। यह ढीला ढाला ऊतक है और दूसरे ऊतकों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों को भी जोड़ता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। दोस्तों लाल संवहनी संयोजी ऊतक है दोस्तों हमारा रुधिर। रक्त जो है ये लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। दोस्तों रुधिर या रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है।
रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है तथा भ्रूण अवस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 हल्का क्षारीय होता है। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा, जल से कुछ भारी, अपारदर्शी तथा इसे संवहनी संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। पादप ऊतक प्लांट टिश्यूज के सारे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन फ्लोएम में स्थानांतरण की प्रक्रिया की सर्वोत्तम तरीके से व्याख्या करता है? दोस्तों, जो कथन फ्लोएम में स्थानांतरण की प्रक्रिया को सर्वोत्तम तरीके से व्याख्या करता है वह है ऑप्शन नंबर डी, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, फ्लोएम में शर्करा और अन्य पोषक तत्वों का परिवहन सक्रिय लोडिंग और अनलोडिंग की प्रक्रिया द्वारा होता है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्रोत से सिंक तथा शर्करा को कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर ले जाने के लिए कोशिकाएं एटीपी का उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? एटीपी का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक पौधों में टहनियों और जड़ों के शीर्ष पर तीव्र वृद्धि दिखाई देती है, तो ऊतक की कौन सी विशेषताएं इस अवलोकन का सपोर्ट करती है? दोस्तों, एक पौधे में टहनियों और जड़ों के शीर्ष पर तीव्र वृद्धि दिखाई देती है, तो ऊतक की जो विशेषता है अवलोकन का सपोर्ट करती है वो है विशेषता कौन सी? घना कोशिका द्रव्य, प्रमुख केंद्रक और कोई रिक्तिका नहीं। ये विशेषताएं जो है अवलोकन का सपोर्ट करती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पौधों में टहनियों और जड़ों के शीर्ष पर तीव्र वृद्धि का कारण विभज्योतक ऊतक है। इस ऊतक में कोशिकाएं अविभेदित और सक्रिय रूप से विभाजित होती है। कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य घना होता है, उनका केंद्रक प्रमुख होता है और इनमें रिक्तिका नहीं होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता पादपों को क्षतिग्रस्त ऊतकों को प्राणियों की तुलना में अधिक दक्षतापूर्वक पुनः जीवित करने में सक्षम बनाती है? दोस्तों, ये विशेषता है हमारी विभज्योतकी ऊतकों की उपस्थिति। विभज्योतकी ऊतकों की उपस्थिति विशेषता जो है ये पादपों को क्षतिग्रस्त ऊतकों को प्राणियों की तुलना में अधिक दक्षतापूर्वक पुनः जीवित करने में सक्षम बनाती है। दोस्तों, विभज्योतकी ऊतक पादपों में ऐसे सक्रिय कोशिकाओं का समूह है जो लगातार विभाजन करते रहते हैं, जिसमें पादप क्षतिग्रस्त या कटे हुए भागों को जल्दी पुनर्जीवित व पुनर्निर्मित कर लेते हैं। प्राणियों की तुलना में पादपों में यह ऊतक अधिक सक्रिय और व्यापक रूप से उपस्थित होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों, विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में रसधानी जो है ये उपस्थित नहीं होती है। क्या होती है? ये अनुपस्थित होती है। दोस्तों, जिन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है उन्हें विभज्योतकी ऊतक हम कहते हैं। ये ऊतक पौधों की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में सहायता करते हैं। ये ऊतक पौधों की प्राथमिक एवं द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति एवं केंद्रक पाया जाता है, जबकि रसधानी अनुपस्थित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, पादपों के जटिल स्थायी ऊतक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, जटिल स्थायी ऊतक के संबंध में जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये ऊतक पादप की परिवहन प्रणाली के लिए आवश्यक होते हैं। यही हमारा क्या है? सत्य कथन हो जाएगा। दोस्तों, पौधों में जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम जो है पौधों में जड़ से पत्तियों की ओर पानी और खनिजों का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन का पौधों के विभिन्न भागों तक परिवहन करता है। कौन? फ्लोएम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा तने और जड़ों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है? तो दोस्तों, ये है हमारा केवल शीर्षस्थ विभज्योतक। दोस्तों, केवल शीर्षस्थ विभज्योतक जो है ये तनों और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, केवल शीर्षस्थ विभज्योतक तने और जड़ों के बढ़ते हुए सिरे में पाया जाता है तथा इनकी लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। शीर्षस्थ विभज्योतक ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन का भी निर्माण करता है जो वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि पार्श्व विभज्योतक तने और जड़ों की चौड़ाई बढ़ाने में मदद करता है। कौन सा? पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फ्लोएम की कोशिकाएं हैं? तो दोस्तों, फ्लोएम की कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? तो ये होती है चालनी नलिका और साथी कोशिकाएं। ये जो है फ्लोएम की कोशिकाएं है। दोस्तों, फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। यह संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए कार्बनिक भोज्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना है। फ्लोएम में मुख्य रूप से चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर नामक कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें फ्लोएम फाइबर मृत कोशिकाएं होती है। कैसी कोशिकाएं होती है? फ्लोएम फाइबर मृत कोशिकाएं होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है दोस्तों। तो दोस्तों, फ्लोएम जो है ये एक जटिल स्थायी ऊतक है। ठीक है, देखते हैं अगला, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो दोस्तों, फ्लोएम जो है ये सरल स्थायी ऊतक नहीं है। देखते हैं अगला, निम्न में से कौन सा ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थानीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है? तो ये है संवहन ऊतक।
संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थानीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। दोस्तों, संवहन ऊतक पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल ऊतक है। यह पानी, खनिज, पोषक तत्व और भोजन को पौधों के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है। संवहन ऊतक पौधों के तने, जड़ों और पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम तथा फ्लोएम संवहनी ऊतकों के उदाहरण हैं। ये ऊतक पौधों को उनके स्थानीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाते हैं। विभज्योतक पौधों के वे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है। ये ऊतक पौधों की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में मदद करते हैं। कौन से? विभज्योतक ऊतक। विभज्योतक ऊतक के प्रकार कौन कौन से हैं? तो शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक। ये जो है ये विभज्योतक ऊतक के प्रकार है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेरेनकाइमा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों, जो गलत कथन है ऑप्शन नंबर ए वाला, यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे प्रतानों और लताओं के तने को बिना टूटे मुड़ने में सहायता करता है। यही हमारा कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जलीय पौधों में प्लवन में सहायता के लिए पेरेनकाइमा में बड़ी वायु गुहाएं उपस्थित रहती है। ये सत्य कथन है। पेरेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है और सामान्यतः शिथिल रूप से व्यवस्थित होती है। ये भी सत्य कथन है दोस्तों। इसमें पतली कोशिका भित्तियों वाली अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है। ये भी हमारा सत्य कथन है। दोस्तों, पेरेनकाइमा के बारे में कुछ तथ्य है जो निम्न है। कौन कौन से? पेरेनकाइमा कोशिकाएं प्रायः पौधों के कोमल भागों में पाई जाती है और इनका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण करना होता है। जलीय पौधों में प्लवन में सहायता के लिए पेरेनकाइमा में बड़ी वायु गुहाएं उपस्थित होती है। पेरेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है और सामान्यतः शिथिल रूप से व्यवस्थित होती है। इसमें एक पतली कोशिका भित्ति वाली अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है। कौन सी? अवशिष्ट कोशिकाएं, अवशिष्ट कोशिकाएं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊतक तनों में संवहनी बंडल के समीप, पत्तियों की शिराओं में, बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है? तो दोस्तों, ये है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है दोस्तों, ये पत्तियों की शिराओं में, बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। दोस्तों, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधों के तनों, संवहनी बंडल के समीप, पत्तियों की शिराओं में, बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। यह ऊतक पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। जूट, कपास और नारियल के भूसी के रेशे स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है लेकिन उनके पास डैश का अभाव होता है, तो रसधानी का अभाव होता है दोस्तों विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। विभज्योतक ऊतक में विभाजन क्षमता पाई जाती है। यह ऊतक पौधों में वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है और इसमें गाढ़ा कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन इसके कोशिकाओं में रसधानी रिक्तिका का क्या होता है? अभाव होता है। इसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। किसमें? विभज्योतक ऊतक में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों में से जटिल स्थायी ऊतक से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों, जटिल स्थायी ऊतक से संबंधित जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, जटिल ऊतक में पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा शामिल होते हैं। ये हमारा गलत कथन है। दोस्तों, एक जटिल ऊतक में कोशिकाएं एक सामान्य कार्य करने के लिए एक साथ काम करती है। ये सत्य कथन है दोस्तों। एक जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये भी सत्य कथन है। और संवहन बंडल जटिल ऊतकों की एक विशिष्ट विशेषता है। ये भी सत्य कथन है। तो जो गलत कथन है ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा हो जाएगा। दोस्तों, जटिल स्थायी ऊतक वे स्थायी ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं विषमांगी होती है, अर्थात जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना कैसी होती है? भिन्न, परंतु कार्य कैसे होते हैं? समान होते हैं। दोस्तों, जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है। एक है हमारा जाइलम जो जल संवाहक ऊतक है, और एक होता है फ्लोएम जो मुख्य भोजन का संवहन करता है। दोस्तों, एक जटिल ऊतक में कोशिकाएं एक सामान्य कार्य करने के लिए एक साथ काम करती है। एक जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है और संवहन बंडल जटिल ऊतकों की एक विशिष्ट विशेषता है। पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा पौधों के सरल स्थायी ऊतक है, ना कि जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश तने या जड़ के व्यास में वृद्धि का कारण बनता है? तो दोस्तों, ये है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कैम्बियम, और सी पार्श्व विभज्योतक। ये दोनों ही जो है ये तने या जड़ के व्यास में वृद्धि का कारण बनता है। दोस्तों, कैम्बियम और कार्क कैम्बियम पार्श्व विभज्योतक के प्रकार है जो कि तनों व जड़ों के पार्श्व दिशाओं पर स्थित होते हैं। इनमें विभाजन केवल अरीय दिशा में होता है। इनके विभाजन से द्वितीयक वृद्धि होती है जिससे जड़ों व तनों की मोटाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो कैम्बियम भी दिया है और पार्श्व विभज्योतक भी दिया है, दोनों ही हमारे सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लोएम में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती है? दोस्तों, ये होती है हमारी कौन सी? अभी हमने बताया था फ्लोएम रेसे। फ्लोएम रेसे जो है दोस्तों, ये इनकी कोशिकाएं जो होती है, इनकी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती है। दोस्तों, फ्लोएम एक जीवित ऊतक है जो पौधों में पाया जाता है। यह पौधों में पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम पौधों के तने, जड़ व पत्तियों में पाया जाता है। फ्लोएम में चालनी नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम पेरेनकाइमा तथा फ्लोएम फाइबर पाए जाते हैं।
फ्लोएम रेशे, फ्लोएम फाइबर जो है दृढ़ उत्तक तंतु होते हैं, लेकिन फ्लोएम में उपस्थित होने के कारण इन्हें फ्लोएम तंतु हम कहते हैं। इनकी भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है तथा इस पर इनके साधारण गर्त होते हैं। परिपक्व होने पर इन कोशिकाओं का जीवद्रव्य समाप्त हो जाता है, जिससे इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो फ्लोएम तंतु, फ्लोएम रेशेस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों ये उत्पन्न होते हैं विभेदीकरण के परिणाम स्वरूप। विभेदीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक उत्पन्न होते हैं। दोस्तों पौधों में पाए जाने वाले विभज्योतक उत्तक की कोशिकाओं में विभेदीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक उत्पन्न होते हैं। इससे कोशिकाएं स्थायी आकार और कार्य प्राप्त करती है, जिससे वे विशिष्ट प्रकार के स्थायी उत्तक बन जाती है। स्थायी उत्तकों की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती एवं विशिष्ट कार्य को करने में सक्षम होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा किस लिए होता है? दोस्तों ऐसा होता है हमारा विभाजित उत्तकों, जिन्हें विभज्योतक उत्तक भी कहा जाता है, के उन भागों में पाए जाने के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों विभज्योतक उत्तक को मेरिस्मेटिक उत्तक भी कहा जाता है। विभज्योतक उत्तक पौधों में पाए जाने वाले ऐसे उत्तक है जो लगातार विभाजित होते रहते हैं। ये उत्तक पौधों की वृद्धि और विकास में मदद करते हैं। ये उत्तक पौधों के कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जाइलम का क्या कार्य है? दोस्तों जाइलम का कार्य है जल एवं खनिजों का परिवहन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों पौधों में जाइलम द्वारा परिवहन होने वाले पदार्थों में जल एवं खनिज लवण आते हैं। जाइलम की वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं आपस में जुड़कर जल एवं खनिज लवण का संवहन करती है। जड़ों के मूल रोम मृदा के संपर्क में होते हैं, जो कि कोशिका जल एवं खनिज लवण को आयन के रूप में ग्रहण करती है। पौधों में भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? तो ये है दोस्तों वाहिका और वाहिनिका जो है ये जाइलम उत्तक के तत्व है जो परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। दोस्तों जाइलम उत्तक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन उत्तक कहा जाता है। यह 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु तथा जाइलम मृदुतक से मिलकर बना होता है। इन तत्वों में से वाहिका और वाहिकाएं परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। कौन से चैनल बनाते हैं? जल संवाहक चैनल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि डैश उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं और कोलेनकाइमा पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। तो दोस्तों ये है हमारा जाइलम। जाइलम जो है मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है ये उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं और कोलेनकाइमा पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। ये यहाँ पे फ्लोएम पाया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा जाइलम और यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्लोएम आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जाइलम जो है ये मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं इनका पौधों के भागों तक वहन करता है। जाइलम और फ्लोएम 2 अलग अलग प्रकार के संवहनी उत्तक है जो मुख्य रूप से परिवहन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। जाइलम की दिशा एक दिशीय, जबकि फ्लोएम की गति कैसी होती है? द्विदिशीय होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक की स्थिति क्या होती है? दोस्तों पौधों में शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक की स्थिति जो होती है ये तनों और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में होती है। कहाँ पे होती है? तनों और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में। दोस्तों पौधों में शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक तनों के शीर्ष तथा जड़ के शीर्ष पर पाए जाते हैं। शीर्षस्थ मेरिस्मेटिक उत्तक पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे पौधों की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है? दोस्तों ये है हमारा पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा जो है यह एक सरल स्थायी उत्तक है और जो सबसे अधिक पाया जाता है। दोस्तों एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जिसे सरल स्थायी उत्तक हम कहते हैं। पेरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं होती है दोस्तों। कौन सी? पेरेनकाइमा की कोशिकाएं। कुछ पेरेनकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन उत्तकों को क्लोरेनकाइमा हरित उत्तक हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा हरित उत्तक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न चित्र ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ उत्तक स्क्लेरेनकाइमा को दर्शाते हैं, फिर भी उनकी संरचनाएं अलग क्यों हैं? दोस्तों ये जो है 2 चित्र दिए हैं ए और बी। दोस्तों ए वाला जो है ये हमारा अनुप्रस्थ काट है और बी वाला जो है ये क्या है? अनुदैर्ध्य काट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में दिए गए चित्र ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले दृढ़ उत्तक स्क्लेरेनकाइमा को दर्शाते हैं, परंतु उनकी संरचनाएं अलग है, क्योंकि चित्र ए दृढ़ उत्तक के अनुप्रस्थ काट एवं चित्र बी दृढ़ उत्तक के अनुदैर्ध्य काट को प्रदर्शित करता है। दृढ़ उत्तक की परिपक्व कोशिकाएं निर्जीव होती है। इसकी कोशिकाओं की भित्तियों पर लिग्निन नामक पदार्थ का जमा होता है। कौन सा? लिग्निन नामक पदार्थ का जमा होता है दोस्तों इनकी कोशिकाओं में, जिससे
कोशिका भित्ति अधिक मोटी हो जाती है। इसका काम पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। यह दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? दृढ़ ऊतक रेशे और दृढ़ कोशिकाएं। दोस्तों की गौरतलब है कि अनुप्रस्थ काट में दृढ़ ऊतक रेशों का आकार बहुभुजी, आयताकार या गोल हो सकता है तथा दृढ़ कोशिकाएं आकार में अनियमित एवं छोटी होती है। इसमें अनुप्रस्थ काट में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? दोस्तों पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया में जो सही कथन है वह है ऑप्शन नंबर डी। कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पाद रॉल या रेजिन के रूप में संचित होते हैं। यही क्या हो जाएगा? हमारा सत्य कथन हो जाएगा। दोस्तों पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से अतिरिक्त पानी छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न अतिरिक्त ऑक्सीजन रंध्रों के माध्यम से बाहर निकलते हैं। पुराने जाइलम ऊतकों में रेजिन व गोंद जैसे अपशिष्ट जमा हो जाते हैं। जब पत्तियां छाल व फल गिरते हैं पत्तियां और छाल व फल गिरते हैं तो उनमें से अपशिष्ट पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ पौधों के आसपास की मृदा में क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर डैश में संचित होते हैं। ये होते हैं पुराने जाइलम में। कहाँ पे संचित होते हैं? पुराने जाइलम में संचित होते हैं। दोस्तों पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? दोस्तों ये संग्रहित करते हैं पत्तियों, रसधानियों और पुराने जाइलम में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी? रंगीन ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये टहनी है जिसे रंगीन पानी में रखा जाता है। जब इसको काट दिया जाता है तो रंगीन ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो रंगीन ऊतक जो पाया जाएगा दोस्तों ये पाया जाएगा कहाँ पे? तो ये पाया जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चित्र ए की तरह। इसमें चित्र ए की तरह। दोस्तों एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाए और कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाए तो वह चित्र ए की तरह दिखेगा, क्योंकि रंगीन पानी जाइलम वाहिनियों तथा जाइलम वाहिकाओं द्वारा ऊपर टहनी में चढ़ जाता है, जिससे कि टहनी की वाहिनियां और वाहिकाएं रंगीन दिखाई पड़ती है। तो चित्र ए वाला जैसे ये दिखेगा, चित्र ए वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? दोस्तों पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के जड़, बीजों, फलों और विभज्योतक तक पहुंचाया जाता है। कहाँ तक? जड़ों, बीजों, फलों और विभज्योतक तक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के जड़ों, बीजों, फलों और विभज्योतक तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम संवहनी पौधों में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करने वाले जटिल ऊतक होते हैं। कौन? फ्लोएम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? दोस्तों जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है लिग्निन। लिग्निन जो है दोस्तों ये जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। दोस्तों लिग्निन जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है। कोशिका तंतु और दृढ़ कोशिकाओं की कोशिका भित्ति अत्यधिक लिग्निन युक्त होने के कारण कोशिका भित्ति इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिका के अंदर की गुहा अत्यंत ही संकीर्ण हो जाती है और कुछ नलियों के रूप में रह जाती है। इस कारण कोशिकाएं अत्यंत दृढ़ हो जाती है, जिसके कारण जाइलम वाहिकाएं जलरोधी हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो दोस्तों लिग्निन के कारण जो है स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता? तो दोस्तों जाइलम तंतु जो है ये घटक जल के परिवहन का कार्य नहीं करता है। जाइलम मृदुतक, जाइलम वाहिनिकाएं और जाइलम वाहिकाएं जो है ये जल के परिवहन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? तो दोस्तों ये है संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक की उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। दोस्तों संवहनी ऊतक की उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसमें स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है। संवहनी ऊतक के प्राथमिक घटक जाइलम और फ्लोएम है। संवहनी ऊतक में कोशिकाएं सामान्यतः लंबी और कैसी होती है? पतली होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। दोस्तों सामान्यतः जो है प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कारण जो है दोस्तों वो है ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति, ये वाला कारण है, और गतिशीलता की अनुपस्थिति। तो ये बी, ए और बी जो है इसके मुख्य कारण है जिसमें पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, पादप ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति तथा गतिशीलता की अनुपस्थिति सामान्य प्राणियों की तुलना में पादपों के कम ऊर्जा की आवश्यकता का कारण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों रॉल। रॉल जो है ये
उत्सर्जी उत्पाद है जो पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है। दोस्तों पौधों में कोई उत्सर्जन अंग या उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता। राल अथवा रेजिन पौधों का एक उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन, गोंद, टैनिन जैसे सभी उत्सर्जी पदार्थ और अपशिष्ट उत्पाद पौधों के जाइलम कोशिकाओं में एकत्रित होते हैं, जो बाद में मजबूत लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन फ्लोएम के संबंध में सही है? दोस्तों फ्लोएम के संबंध में जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषक उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा फ्लोएम के संबंध में। दोस्तों फ्लोएम जो है ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि जाइलम जो है पौधों की जड़ों से कार्बनिक घुलनशील यौगिकों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो दोस्तों ये करता है हमारा फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चालनी पट्टिकाएं डैश में पाई जाती है। दोस्तों चालनी पट्टिकाएं जो है ये फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? फ्लोएम नली कोशिकाओं में। दोस्तों चालनी पट्टिकाएं फ्लोएम नली कोशिकाओं में पाई जाती है। फ्लोएम एक संवहन ऊतक है जिसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना है। देखते हैं अगला। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? दोस्तों पादपों में अपशिष्ट उत्पाद के संग्रहण हेतु किसका? पुराने जाइलम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पुराने जाइलम का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों पादपों में अपशिष्ट उत्पादों में संग्रहण हेतु पुराने जाइलम का उपयोग किया जाता है। जाइलम एक स्थायी जटिल ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। समारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर से ही होती है। ठीक है, देखते हैं अगला। डैश रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। तो दोस्तों मेरिस्मेटिक विकास जो है ये रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिका द्वारा दर्शाया गया है। दोस्तों मेरिस्मेटिक विकास रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। विभज्योतक ऊतक मेरिस्मेटिक टिश्यू कोशिकाओं के ऐसे समूह होते हैं जिनमें विभाजित करने की क्षमता पाई जाती है, जिसके लगातार विभाजन से पौधों के आकार और लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्क्लेरेंकाइमा जो है दोस्तों ये ऊतक नारियल के छिलकों को क्या करता है? कठोर और दृढ़ बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो यह है दोस्तों वाहिनिका और वाहिका। कौन सा? वाहिनिका और वाहिका जो है ये जाइलम के तत्व है जो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों जाइलम 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। कौन कौन सी? वाहिनिका, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और दृढ़ मधुतक। दृढ़ मधुकर होगा, समझे? उसमें दारू नहीं होगा, दृढ़ मधुतक होगा। ठीक है, दृढ़ मधुतक। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे हम जानते हैं किसके नाम से? विभेदन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? विभेदन के नाम से जानते हैं। दोस्तों पौधों में विभेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता क्या करती है? खो देती है और एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है। उदाहरण की बात करें तो श्वास नली तत्वों के निर्माण के समय प्रोटोप्लाज्म का खो जाना इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? दोस्तों एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो पुराने जाइलम में, हार्टवुड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को पुराने जाइलम, हार्टवुड में संग्रहित कर सकता है। जाइलम एक संवहनी ऊतक है जो पानी और विघटित खनिजों को जड़ से अवशोषित कर शेष पौधों तक पहुंचाता है। कौन? जाइलम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों मृदुतक पेरेनकाइमा टिश्यू पौधों में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। कुछ पौधों में इसे हरित ऊतक, क्लोरेनकाइमा और वायुतक एरेनकाइमा क्यों कहा जाता है? दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरित ऊतक, क्लोरेनकाइमा इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और वायुतक इनमें वायु अवकाश जलीय पौधों में होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। इस वजह से इनको ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हरित ऊतक और एरेनकाइमा। ठीक है, क्लियर हो गया? देखते हैं अगला क्वेश्चन।
दोस्तों मृदुतक कोशिकाएं कैसी होती है? तो मृदुतक कोशिकाएं गोल, अंडाकार व बहुभुजी होती है, जिनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थल पाया जाता है। यह साधारणतः जीवित होती है, जो पौधों के कोमल भागों में पाई जाती है। इनका प्रमुख कार्य खाद्य पदार्थों को मंड, प्रोटीन व वसा के रूप में संग्रहित करना है। कभी कभी इन ऊतकों में हरित लवक उत्पन्न हो जाता है, तब इन्हें हरित ऊतक, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। जलीय पौधों में इन कोशिकाओं में बीच बीच में बड़े बड़े अंतरकोशिकीय स्थान बन जाते हैं, जिनमें वायु भरी रहती है। इन्हें वायु गुहिकाएं कहते हैं तथा इनके ऊतकों को वायुतक कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुतक, एरेनकाइमा कहते हैं। इनके कारण पौधे कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र पौधे में फ्लोएम ऊतक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है? तो दोस्तों ये वाला भाग जो है, ये है ऑप्शन नंबर ये बी वाला भाग जो है दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये जो है परिवहन में सहायक होता है, तो ये हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला। दोस्तों प्रश्नगत चित्र फ्लोएम के अनुप्रस्थ काट का है, जिसमें भाग ए चालनी पट्टी का, भाग बी चालनी नली का, भाग सी फ्लोएम तंतु तथा भाग डी जो है सखी या सहचर कोशिकाओं को दर्शाता है। चालनी पट्टिकाओं में अनेक छिद्र होते हैं और उनकी रचना झलनी के समान होती है। किसके समान? झलनी के समान। इसी कारण इन्हें चालनी पट्टिकाएं कहते हैं। इन छिद्रों द्वारा एक चालनी नलिका का जीव द्रव्य दूसरा चालनी नलिका के जीव द्रव्य से संबंधित रहता है और खाद्य पदार्थों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संवहन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? दोस्तों जाइलम का एक घटक नहीं है सहचर कोशिका। सहचर कोशिका जो है ये जाइलम का घटक नहीं है। वाहिका, वाहिनिका और मृदुतक जो है ये किसका घटक है? जाइलम के घटक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? दोस्तों भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की जो कोशिकाएं उत्तरदायी है वो है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा जो है ये भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कोशिकाएं हैं जो उत्तरदायी होती है। दोस्तों पौधों में भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की पेरेनकाइमा कोशिकाएं उत्तरदायी होती है, जो केवल जीवित कोशिकाओं में स्टार्च और वसा को स्टोर करती है, जबकि जाइलम पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। कौन? जाइलम। ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसे जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। अंततः भूमि का जल परासरण दबाव द्वारा पौधों के मूल रोमों तक पहुंचाता है। क्या करता है? भूमि का जल परासरण दबाव द्वारा पौधों के मूल रोमों तक पहुंचाता है। कौन? जाइलम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। यही कथन क्या हो जाएगा? हमारा गलत कथन हो जाएगा। अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में रॉल या रेजिन और गोंद के रूप में संचित हो सकते हैं। ये सत्य कथन है दोस्तों। अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित हो सकते हैं। ये भी सत्य कथन है। और अपशिष्ट उत्पाद झड़ने वाली पत्तियों में संचित हो सकते हैं। ये भी सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, तो गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में दिए गए कथन में से प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, यह कथन गलत है, जबकि अन्य कथन पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में कैसे हैं? सही कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों ये है मेरिस्मेटिक ऊतक। मेरिस्मेटिक ऊतक जो है ये पशु ऊतक का प्रकार नहीं है। दोस्तों जंतुओं के शरीर में उपकला ऊतक, त्वचीय, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक आदि पाए जाते हैं। मेरिस्मेटिक ऊतक पौधों में पाया जाता है। यह पादप ऊतक का एक प्रकार है। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है विभज्योतक और एक होता है स्थायी ऊतक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो जाइलम ऊतक जो है दोस्तों ये पौधों की जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है। दोस्तों जाइलम पादपों में पाया जाने वाला ऊतक है। यह एक प्रकार का जटिल स्थायी ऊतक है, जिसका प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा शोषित जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? दोस्तों ये है जाइलम। कौन सा? जाइलम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृदुतक और स्थूल ऊतक डैश ऊतकों के प्रकार है। दोस्तों मृदुतक और स्थूल ऊतक जो है ये सरल स्थायी ऊतक के प्रकार है। किसके प्रकार है? सरल स्थायी ऊतक के। जो स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से समूह से मिलकर बना होता है उसे स्थायी सरल ऊतक कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा मृदुतक, स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक और कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों पादप ऊतकों के संबंध में जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। यही हमारा क्या है? गलत कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होने के कारण जाइलम और फ्लोएम को जटिल ऊतक हम कहते हैं। ये दोनों पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक है। जाइलम जल व खनिजों के संवहन में और फ्लोएम भोजन के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
डैश ऊतक संवहन पुल बनाते हैं, तो दोस्तों जाइलम और फ्लोएम जो है ये संवहन पुल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिका आकार, आकृति, कार्य, उद्गम की दृष्टि से समान होती है, ऊतक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर संवहन पुल एक इकाई की तरह का कार्य करती है। ठीक है, देखते हैं अगला। फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्न में से अन्य सभी से मिलकर बना है। दोस्तों फ्लोएम जो है ये फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त किससे? चालनी नलिका है, सहकोशिका और फ्लोएम तंतु से मिलकर बना होता है। कौन? फ्लोएम। दोस्तों फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला संवहन ऊतक है। दूसरा संवहन ऊतक जाइलम है। फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है, यह संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है दोस्तों। कौन कौन सी? चालनी नलिका है, सखी कोशिका है, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक जो है दोस्तों ये पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। दोस्तों दृढ़ ऊतक एक साधारण स्थायी ऊतक है, यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। स्थूलकोण ऊतक कोलेनकाइमा की कोशिकाएं केंद्रक युक्त, लंबी, अंडाकार या बहुभुजी, जीवित तथा रसदानी युक्त होती है। यह ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कौन सा? स्थूलकोण ऊतक कोलेनकाइमा। दोस्तों मृदुतक पेरेनकाइमा की बात करें तो यह एक सरल स्थायी ऊतक है। इस ऊतक की कोशिकाओं में सघन और जीवित प्रोटोप्लाज्म एवं एक केंद्रक पाया जाता है। यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। किसके रूप में? एपिडर्मिस के रूप में। जलीय पौधों में तैरने के लिए गुहिकाएं रहती है जो मृदुतक के बीच में पाई जाती है। इस प्रकार के मृदुतक को हम वायुतक या फिर एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुतक या फिर एरेनकाइमा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? दोस्तों पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है प्रकाश संश्लेषण करना। कौन सा? प्रकाश संश्लेषण करना जो है ये पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। दोस्तों बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य पौधे की शुष्कन, पादप शरीर से जल की हानि तथा संक्रमण से रक्षा करना है। पत्तियों के बाह्य त्वचा तथा छाल में स्थित स्टोमेटा होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पत्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हरे पत्तियों के द्वारा। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं विभेदन। क्या बोलते हैं? विभेदन बोलते हैं। दोस्तों स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है। डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो दोस्तों स्थूलकोण ऊतक कोलेनकाइमा की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से कैसी होती है? मोटी होती है। ठीक है दोस्तों, पौधों में लचीलेपन का गुण स्थायी ऊतक स्थूलकोण ऊतक के कारण होता है। किसके कारण होता है लचीलापन? कोलेनकाइमा टिश्यूज के कारण। यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रत में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर कैसी होती है? मोटी होती है। लेकिन इनके सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन जमा होती है, इसलिए इनके कोने मोटे होते हैं। किसलिए होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन इसमें जमा होती है, इसलिए इनके कोने कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। इनमें अंतरा कोश की स्थान नहीं होता है दोस्तों। किसमें? कोलेनकाइमा टिश्यू में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं है? दोस्तों संवहनी ऊतक का भाग नहीं है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है दोस्तों यह संवहनी ऊतक का भाग नहीं है। संवाहिका, वाहिका और पेरेनकाइमा जो है ये पादपों में संवहनी ऊतक के भाग है। दोस्तों पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है, तो ये होता है किसके कारण? कोलेनकाइमा ऊतक के कारण। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। दोस्तों सिव ट्यूब और सह कोशिकाएं जो है मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए? पौधों में भोजन के संचरण के लिए। दोस्तों सिव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। इनके द्वारा पूरे पौधों में कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? दोस्तों शीर्ष विभज्योतक जो है ये तनों और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। दोस्तों शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ तथा तनों में अग्र सिरों पर तथा पत्तियों के अग्रों पर पाए जाते हैं। इन ऊतकों के निरंतर विभाजित होते रहने से ही जड़ व तने की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। अर्थात ये ऊतक जड़ व तनों के सिरों पर वृद्धि बिंदु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वृद्धि बिंदु का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शीर्षस्थ विभज्योतक तने और जड़ की डैश में वृद्धि करता है। दोस्तों शीर्षस्थ विभज्योतक तने और जड़ की लंबाई में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करता है? लंबाई में। देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो दोस्तों जाइलम जो है ये सरल स्थायी ऊतक नहीं है। जीवितक, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जो है ये सरल स्थायी ऊतक है। दोस्तों जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। यह एक संवहन ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। यह ऊतक पौधों में जल के संवहन का कार्य करता है। कौन सा? जाइलम। देखते हैं अगला।
निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? दोस्तों ये बना होता है जाइलम। जाइलम जो है मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है। दोस्तों जाइलम ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। यह एक संवहन ऊतक है। इसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? तो ये है हमारा जाइलम। ठीक है, देखते हैं अगला। निम्न में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? तो जाइलम जो है दोस्तों ये जल के वहन से संबंधित है। दोस्तों जाइलम ऊतक पौधों में जल के वहन से संबंधित है। जाइलम ऊतक पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन ऊतक भी हम कहते हैं। यह 4 विभिन्न प्रकार के घटकों से बना होता है। कौन कौन सी? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु तथा जाइलम मृदुतक से। दोस्तों वाहिनिकाएं जो है ये जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। वाहिकाएं ये पौधों की जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है। जाइलम तंतु ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। और जाइलम मृदुतक जो है यह किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। इसकी ओर, किनारे की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो अंतर कोशिकीय क्षेत्र जो बड़ा होता है दोस्तों वो होता है पेरेनकाइमा का। किसका होता है? पेरेनकाइमा का। दोस्तों पेरेनकाइमा ऊतकों में सभी कोशिकाएं समव्यासी तथा पतली भित्ति युक्त होती है। मृदुतक कोशिकाएं अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होती है तथा कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। किसमें? पेरेनकाइमा ऊतक में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। तो दोस्तों विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं जो है ये अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। दोस्तों विभज्योतक मेरिस्मेटिक ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है। ऐसा उन भागों में पाए जाने वाले विभज्योतक ऊतक के कारण होता है। विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण करती है। स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक और विशिष्ट ऊतक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? दोस्तों रूट टिप या शूट टिप में जो है विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक? विभज्योतक ऊतक। दोस्तों पौधों की वृद्धि केवल उन कुछ जो पौधों की वृद्धि है दोस्तों केवल कुछ निश्चित एवं विशेष भागों से ही होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण ही होता है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधों की वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के ऊतक को विभज्योतक ऊतक हम कहते हैं। ये ऊतक 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक होता है शीर्षस्थ विभज्योतक, तने व जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है, पत्तियों के अग्रों में स्थित होता है तथा उनकी लंबाई में क्या करता है? ये वृद्धि करता है। पार्श्वी विभज्योतक कैम्बियन तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है और उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। पार्श्वी विभज्योतक। ठीक है। अंतर्विष्ट विभज्योतक जो है दोस्तों ये पत्तियों के आधार तल पर टहनियों के परत के दोनों ओर स्थित होता है और तथा इन भागों की वृद्धि करता है। कौन सा? अंतर्विष्ट विभज्योतक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्वेशी विभज्योतक पाए जाते हैं तो दोस्तों अंतर्वेशी विभज्योतक जो है ये पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में। डैश के कारण जल तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो दोस्तों जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि जो है ये पार्श्व विभज्योतक की वजह से होती है। किसकी वजह से? पार्श्व विभज्योतक की वजह से। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो ये बढ़ता है दोस्तों लेटरल मेरिस्टेम के कारण। किसके कारण? लेटरल मेरिस्टेम के कारण जो है पौधे का तना या जड़ का घेरा बढ़ता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? दोस्तों प्राथमिक वृद्धि जो है ये होती है हमारी अंतर्वेशी विभज्योतक से और शीर्ष विभज्योतक से। किससे? अंतर्वेशी और शीर्ष विभज्योतक से पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। दोस्तों पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका का विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं। ये प्राथमिक ऊतक बनाते हैं। इन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं। जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। अंतर्वेशी मेरिस्टेम और शीर्षस्थ विभज्योतक दोनों ही प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कोशिका विभाजन में जो सक्षम ऊतक है दोस्तों वह है विभज्योतक ऊतक। कौन से ऊतक? विभज्योतक ऊतक। दोस्तों विभज्योतक ऊतक में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। ये मुख्यतः पौधों के वर्धी भागों में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनमें कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली हो या विभाजित हो रही हो या उनमें विभाजन की क्षमता होती है। इनमें निरंतर विभाजन से पौधों में क्या होती है? वृद्धि होती है। निम्न में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो मृत जो होती है दोस्तों ये होती है किसमें? स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। दोस्तों स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक एक सरल स्थायी ऊतक है। इसकी कोशिका भित्ति कठोर, मोटी तथा लिग्निन युक्त होती है। इस ऊतक की कोशिका कैसी होती है? मृत होती है क्योंकि इनके किनारों पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा लिग्निन का जमाव होता है। ये ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। उदाहरण की बात करें तो नारियल के छिलके इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये होता है स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा। वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। तो वनस्पतिक ऊतक का दृढ़ ऊतक जो है परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। तो साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार कौन-कौन से दोस्तों? ये है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक समान कोशिकाओं के बने होते हैं। इसके प्रकार कौन-कौन से हैं? तो पेरेनकाइमा मृदु ऊतक, कोलेनकाइमा स्थूलकोण ऊतक और स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो दोस्तों ये ऊतक है हमारा जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। दोस्तों एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का समूह जटिल ऊतक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम का कार्य है दोस्तों क्या करना? खाद्यों का प्रवाह करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फ्लोएम या बास्ट पौधों की जड़ तथा एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह एक संचायक ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लोएम पौधों का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है। तो फ्लोएम जो है दोस्तों ये पोषकों का परिवहन करता है। किसका? पोषकों का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। तो सभी भागों में भोजन जो है तो दोस्तों फ्लोएम पहुंचाता है। कौन सा? फ्लोएम। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है। दोस्तों ये है हमारा पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है। दोस्तों मृदुतक पेरेनकाइमा एक जीवित सरल स्थायी ऊतक तथा पतली कोशिका भित्ति होती है इसमें, जो किससे बनी होती है? जो सेलुलोज से बनी होती है। इसके जीवद्रव्य में प्रायः एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। कौन सी? बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। इसकी कोशिकाएं प्रायः समव्यासी तथा विभिन्न आकारों की होती है। कोशिकाओं के मध्य में दोस्तों अंतःक्रियात्मक अंतराकोश की स्थान तथा हरितलवक पाए जाते हैं। ये सामान्यतः जल, भोज्य पदार्थ आदि का संचय करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो ये किया जाता है मृदुतक में। इसमें मृदुतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान को मिल सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती है। दोस्तों अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए पेरेनकाइमा कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती है। कैसी होती है? विरल रूप में। ठीक है दोस्तों, कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है जिन्हें हम पेरेनकाइमा ऊतक कहते हैं, जो कि स्थायी ऊतक का एक प्रकार है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित होती है। कुछ पेरेनकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पेरेनकाइमा ऊतक में अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए उसकी कोशिकाएं कैसी होती है? विरल रूप से संरचित होती है। जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है, जिसे हम एरेनकाइमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां और मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। दोस्तों ये ऊतक है विभज्योतक ऊतक। मेरिस्मेटिक ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। दोस्तों विभज्योतक ऊतक के अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनकी कोशिका या तो विभाजित होने वाली होती है या विभाजित हो रही होती है या उनमें विभाजन की क्षमता होती है। ये पौधों के वर्धी भागों में पाई जाती है। इसके विशिष्ट लक्षण निम्न है। कौन कौन से लक्षण है इसके? ये गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। इसकी कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है एवं इनमें घने कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रसभित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। जीव द्रव्य सघन, केंद्रक बड़े तथा राजधानी कैसी होती है? तो छोटी होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो दोस्तों कोशिका विभाजन में जो सक्षम है वो है विभज्योतक ऊतक। कौन सा? विभज्योतक ऊतक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों विभज्योतक ऊतक और एक होता है हमारा स्थायी ऊतक। तो पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? तो ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विभज्योतक ऊतक, एक होता है स्थायी ऊतक। दोस्तों जिन ऊतकों में विभाजन की क्षमता होती है उन्हें विभज्योतक ऊतक कहते हैं। ये प्रमुख रूप से पौधों के वर्धी भागों में पाए जाते हैं। स्थायी ऊतक कोशिकाओं के ऐसे समूह हैं जिनमें विभाजन की क्षमता का अभाव होता है। इनके द्वारा ही पौधों को यांत्रिक अवलंबन मिलता है। ये मुख्यतः बहुवर्षीय पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? तो स्थायी ऊतक का उदाहरण है दोस्तों जाइलम। कौन सा? जाइलम जो है एक स्थायी ऊतक का उदाहरण है। दोस्तों स्थायी ऊतक की कोशिकाएं प्रायः अधिक विभक्त नहीं होती। स्थायी ऊतक जिनसे कोशिका की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सरल ऊतक बोलते हैं। स्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है उन्हें हम जटिल ऊतक कहते हैं। जाइलम एक स्थायी जटिल ऊतक है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों सीव ट्यूब जो है ये जाइलम का प्रकार नहीं है। ट्रिकिट्स, जाइलम फाइबर्स, नलिकाएं जो है ये जाइलम के प्रकार है। दोस्तों जाइलम एक प्रकार का संवहन ऊतक है। इसका मुख्य कार्य जल और खनिजों का अवशोषण कर पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना होता है। इसमें 4 प्रमुख कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु।
ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों इनमें से CO2 भिन्न है, यह दारू फ्लोएम में पाया जाता है। दारू का प्रमुख कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के हिस्से से सामग्री में परिवहन में मदद करता है दोस्तों हमारा फ्लोएम। कौन सा? फ्लोएम। दोस्तों पौधों में दो प्रकार के चालन ऊतक पाए जाते हैं, जिनमें एक जाइलम है और दूसरा कौन सा है? फ्लोएम है। जाइलम ऊतक का मूल कार्य जड़ से तनों एवं पत्तियों तक पानी एवं पोषक तत्वों, खनिज लवण इत्यादि का परिवहन करना है, जबकि फ्लोएम ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में तैयार सामग्री को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दृढ़ ऊतक देश से बना होता है। दोस्तों दृढ़ ऊतक जो है ये बना होता है निर्जीव कोशिका से। किससे बना होता है? निर्जीव कोशिका से बना होता है। दोस्तों दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बने होते हैं। यह ऊतक पौधों के तने, पत्तियों के सिरे, फलों तथा बीजों के बीजावरण में पाए जाते हैं। जिन पौधों में रेशे उत्पन्न होते हैं उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है। तो दोस्तों क्यूटिन की मोमी परत होती है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में। किसकी? क्यूटिन की। दोस्तों रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में क्यूटिन की एक मोटी मोम जैसी परत होती है जो वाष्पीकरण की दर को कम करती है, जिससे पौधे अपना जल स्तर बनाए रखते हैं तथा सूखते नहीं है। क्यूटिन पौधों के बाहरी आवरण को ढक लेता है तथा जल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। कौन? क्यूटिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को हम बोलते हैं संवहनी ऊतक। कौन से ऊतक बोलते हैं? संवहनी ऊतक बोलते हैं। दोस्तों पादप ऊतक में स्थायी ऊतक के दो भाग होते हैं, सरल ऊतक एवं जटिल ऊतक, जिसमें सरल ऊतक का कार्य भोजन का निर्माण करना एवं यांत्रिक सहायता प्रदान करना तथा जटिल ऊतक में जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें संवहन ऊतक हम कहते हैं। इनका कार्य जल एवं खाद्य पदार्थों का पौधों के अन्य अंगों में संवहन करना होता है या पहुंचाना होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। दोस्तों एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत जो होती है ये वल्कल कहलाती है। क्या कहलाती है? वल्कल। दोस्तों वृक्ष की बाहरी छाल या वल्कल ही संरक्षी परत होती है। सैप या रस कैम्बियन परत तथा अंतःकाष्ठ के बीच में होता है। सेप या रस जो है दोस्तों ये कैम्बियन परत तथा अंतःकाष्ठ कहाँ होता है? बीच में होता है। पीत वृक्ष का केंद्र होता है, जिस पर वृक्ष का भोजन क्या होता है? संग्रहित होता है। पीत जो है ये किसका क्या होता है? वृक्ष का केंद्र होता है। देखिए चित्र में पीत दिख रहा है, ये वृक्ष का क्या है? केंद्र है, जिस पर वृक्ष का क्या होता है? भोजन संग्रहित होता है। यहाँ पे भोजन क्या है? संग्रहित होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।